नमस्ते आप सभी को। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्य इतिहास लेखन पद्धतियाँ। सबसे पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ सिंह, चिंतामणि, तुलसीदास, यानी का पहले आएगा, चा उसके बाद और ता उसके बाद। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। इससे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में समय का भी पता नहीं चल पाएगा और उसकी क्या सामाजिक स्थितियाँ थी वह कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। यह बस एक शब्दकोश बन के रह जाएगा। और इस पद्धति का प्रयोग करने वाले में हैं गाशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। तो ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, गाशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है। अब दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल यानी समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखित ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत संग्रह मात्र होते हैं। जिस प्रकार से हम वर्णानुक्रम पद्धति में देखे हैं कि वह नाम के अनुसार था, उसी प्रकार से कालानुक्रम पद्धति में समय के सारे कवियों के जन्म के अनुसार दिया हुआ है, लेकिन यह भी ऐतिहासिक दृष्टि से अधूरा समझा जाता है। तो इसलिए यह कालानुक्रम पद्धति भी अधिक नहीं चली और इसे प्रयोग करने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं कि कालानुक्रम पद्धति का उपयोग करने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। हम आगे चलते हैं। अब तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार जो लिखने वाला है निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। यह वैज्ञानिक पद्धति में हम देखते हैं कि एक जो रचना करने वाला वह तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। लेकिन जब हम इतिहास लेखन करते हैं तो सिर्फ तथ्य संकलन से काम नहीं चलता है। अगर हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति को भी लोग ज़्यादा सही नहीं मानते हैं। अब चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। अब यह विधेयवादी पद्धति क्या है हम समझते हैं। फ्रेंच विद्वान तेन इस सिद्धांत के रूप में स्थापित किया इसे विधेयवादी पद्धति को, और इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। पहला है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। जब हम हिंदी साहित्य का या फिर किसी भी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो उस समय जातीय परंपराएं क्या थी, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण क्या था, सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, जब तक इसका अध्ययन विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक साहित्य का इतिहास अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंच विद्वान तेन के द्वारा यह विधेयवादी पद्धति लाया गया और इस पद्धति के अनुसार लिखने का कार्य हमारे शुक्ल जी करते हैं। इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है। कौन सी पद्धति? विधेयवादी। इतिहास लेखन की व्यापक एवं विकसित पद्धति माना गया है क्योंकि
इनके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत महत्वपूर्ण है और यह विधेयवादी पद्धति पर होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद से ही सब रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए, बच्चन सिंह हो गए और प्रख्यात साहित्यकार हो गए, इन्हीं को फॉलो करके आगे लिखते हैं। उपर्युक्त तथ्य इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। अब हम इस तथ्य को देखते हैं जिनसे कि हम विधेयवादी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस तरह अपनाते हैं यह पता चलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक उदाहरण है जो हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी जो रचना है उससे लिया गया है। यह पंक्ति है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्तियाँ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे ध्यान देंगे। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। यानी प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों, जो उस जनता की सोच है, उसी का संचित प्रतिबिंब होता है। जो वहाँ की जनता की सोच है उसी को हम साहित्य के माध्यम से दिखाते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, जो उनका सोच है उन्हीं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। और यह शुक्ल जी के पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति को अपनाते हैं और अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। इसी प्रकार से जो हम 4 पद्धतियाँ देख चुके हैं, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति, इन चारों में से सबसे प्रसिद्ध जो पद्धति रही वह विधेयवादी पद्धति रही। इसी को आधार बना करके आगे के साहित्यकार अपनी रचनाएं करते हैं। इन चारों पद्धतियों को याद रखने का हम एक छोटा सा ट्रिक कर सकते हैं। भी, के, भी से वर्णानुक्रम पद्धति, के से कालानुक्रम पद्धति, भी से वैज्ञानिक पद्धति और भी से विधेयवादी पद्धति। भी के भी। उम्मीद करती हूँ आपको साहित्य इतिहास की पद्धतियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।